हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। छुट्टियों के बाद एक बहुत समय बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ कंपैरेटिवली ईजी देन दी अदर चैप्टर्स। तो थोड़ा ध्यान से इसको समझेंगे तो बहुत आसानी से आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। फेडरलिज्म के बारे में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए बेटा, इस क्लास में जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस क्लास में हम लोग किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है आपका व्हाट इज़ फेडरलिज्म। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, व्हाट इज़ फेडरलिज्म, ये होता क्या है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म एंड द लास्ट इज टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, जो कि कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर होते हैं। इन दोनों के बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस बारे में मैं आपको और बता दूं कि जो क्लास है ये जो भी हम ले रहे हैं, इसके साथ ही आप देखोगे कि हम लोग मैं आपको इससे रिलेटेड वीडियोस भी भेजूँगा जो भी नेट पे अवेलेबल है। तो दोनों से आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा कर पाएंगे। और मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आपको इसके लिए कौन कौन से पेजेस पढ़ने हैं। तो जब भी आप वीडियो के लेसन को सुने उससे पहले आप जो पेज मैं बताया उनको रीड ज़रूर करें, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। फेडरलिज्म की बेटा बात करें तो फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सरकारें जो होती है बेटा, डेमोक्रेसी की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में काफ़ी कुछ है और उसको हमें समझना है। मैं इसको दोबारा से बताता हूँ क्योंकि हमारी क्या है बेटा, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है। फेडरलिज्म कहाँ पे अप्लाई होता है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, इसलिए मैंने आपको बताया। तो जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं वो ज़्यादातर क्या हैं, फेडरल हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं वो फेडरल हैं। जो बड़ी साइज़ की स्पेशली होती हैं बिग कंट्रीज़, वो खासकर फेडरल ही होती हैं। छोटी कंट्रीज़ भी जैसे बेल्जियम, वो भी फेडरल हैं और हम समझेंगे इसको कैसे। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड। पावर को हमने डिवाइड किया है अ सेंट्रल अथॉरिटी, यानी जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो नेशनल गवर्नमेंट है, उसके बीच में और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। हम इसे सिंपल भाषा में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के डिवीजन को समझ सकते हैं। लेकिन कई जगह क्या होता है कि एक तीसरा लेवल भी होता है जिसके बारे में हम इस क्लास के एंड तक पढ़ेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो पावर क्या डिवाइड हो। यूजुअली हम देखेंगे मैक्सिमम टाइम जो पावर होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो कौन से, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। तो ज़्यादातर जो फेडरेशंस होती हैं वहाँ पर पावर हमेशा ज़्यादातर किसमें बटी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। जैसे एग्जांपल अगर हम लें तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे देश में कौन है इस समय, बीजेपी की मोदी सरकार। और स्टेट गवर्नमेंट हम देखें हमारे देश में कितने सारे स्टेट्स हैं, उन सभी स्टेट्स के अपने अपने चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये जो डिवीज़न है इसे ही हम बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इसके बारे में हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में, ठीक है। होता क्या है इसमें, 1 इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। एक सरकार जो होती है वो पूरे देश के लिए फैसला लेती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के, जैसे अब चाइना के साथ अटैक, जो हमारा प्रॉब्लम चल रही है पाकिस्तान के साथ, या हमारे अमेरिका के साथ रिलेशन कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर काम करती है। जबकि द अदर आर द गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ द प्रोविंसेस और स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। और जो स्टेट के अंदर के जितने भी मैटर्स हैं, ज़्यादातर जो डे टू डे जो स्मॉलर इंपॉर्टेंस के हैं, नॉट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, उन सभी पर जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है वो फैसले लेती हैं, ठीक है। बोथ दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब समझने वाली बात यह है कि अगर ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, मान लीजिए ममता बनर्जी अपने स्टेट में कोई एक्शन लेती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पलट देता है या उसको मानता नहीं है या उसको सरकार को वहाँ चलने नहीं देता, तो क्या होगा, तो क्या उसका डिवीजन माना जाएगा, नहीं, तो डिवीजन ही नहीं है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो स्टेट की पावर है वो उसके लिए सेंटर पर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने फैसले ले सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से डिटेल से कि जो फेडरल सिस्टम है, मतलब चीज़ों को समझने का तरीका क्या होता है कि हमारे पास जो है
उसको हम नहीं समझते बेटर जब तक हमें ये ना पता चले कि अगर वो नहीं है तो क्या है। ठीक है, तो हम इसके अपोजिट जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होते हैं उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो हमें फेडरलिज्म ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, फेडरल सिस्टम जो होता है इसमें अभी हमने देखा कि पावर जो है वो डिवाइड होती है बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स, जबकि जो यूनिटरी सिस्टम होता है, जैसे कि नाम ही बता रहा है यूनिट यानी सिंगल। Under this unitary system, either there is only one level of government or the sub units are subordinate to the central government। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास आपने गवर्नमेंट तो बना दी लेकिन उस गवर्नमेंट को आपने कोई पावर नहीं दी, कोई ऑटोनॉमी नहीं दी, तो उस गवर्नमेंट का कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ नाम के लिए किया हुआ है। यानी कई सारे जो कंट्रीज हैं जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट तो उन्होंने बनाई हुई है सब यूनिट, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं है, तो हम उसे फेडरल सिस्टम नहीं कहेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों यूनिट्स के पास यानी सेंटर और स्टेट लेवल पे अपनी अपनी पावर डिवाइड होनी चाहिए। बट इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। समझ में आ रहा है आपको? डायरेक्टली ऑर्डर पास नहीं कर सकती है, एडवाइस कर सकती है, बट डायरेक्टली ऑर्डर पास नहीं करती, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है एक्शन लेने की। लेकिन देखिए जरा, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट, और वो ऑर्डर पास करते हैं और उन सबको मानना पड़ता है। तो यूनिटरी सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही ऑलमोस्ट सारी पावर है, जबकि फेडरल में बटी हुई है। फेडरल सिस्टम के एग्जांपल देखिए जरा, इंडिया, बेल्जियम याद कीजिए कैसे उन्होंने डच और फ्रेंच रीजन में बांट लिए थे अपने रीजन को, और उनके पास काफ़ी सारी पावर थी। यूएसए में भी जो उनके स्टेट्स हैं उनके पास पावर अपनी होती है, जबकि श्रीलंका में देखिए उन्होंने अपनी पावर को बांटा नहीं ना बिल्कुल भी, और लड़ते रहे झगड़ते रहे। ठीक है, और फ्रांस, ये एग्जाम्पल है किसके? यूनिटरी सिस्टम के। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है क्लियर होगा फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से आता है और अक्सर 5 नंबर का कई बार ज़्यादा है, तो वो होते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। बेटा इसको ध्यान से समझना है हमें, और जो मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ इसको तरीके से हम इसको याद रखेंगे। पहला फीचर क्या होता है? देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट या टेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। डेफिनेशन से आ गया ना, क्या होते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा लेवल भी हो सकता है। अभी 2 तो होते ही हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा और भी लेवल हो सकते हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। तो बेसिकली 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। Different tiers of the government govern the same citizen, but each tier has their own jurisdiction in specific matters of legislation, कानून बनाने के लिए, taxation and administration, उनके ऊपर रूल करने के लिए। अब ये जो शब्द आया यहाँ पर jurisdiction, ये बहुत अच्छे से समझना हमें, और ये आपको जो न्यू वर्ड्स है उसमें मिलेगा। तो jurisdiction क्या होता है? jurisdiction होता है जो पावर लोगों की है। जैसे अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक ही पब्लिक पर रूल कर रही है, लेकिन उनके एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन अलग, यानी उनके सब्जेक्ट्स अलग हैं, उनके मैटर्स अलग हैं। ठीक है, और वही जैसे मान लीजिए एक बिहार का कोई रेजिडेंट है, तो बिहार के रेजिडेंट एक उसके ऊपर बिहार की सरकार का भी रूल है और उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रूल है। अगर वहाँ से कोई व्यक्ति को अगर अमेरिका जाना है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, लेकिन अगर वो वहाँ से कहीं और जाना चाहते हैं या जो भी है, मतलब उसके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो वो स्टेट के अंडर आएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये डिफरेंस हमें समझना है। द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ द टायर ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें समझना ज़रूरी है कि अगर ये चीज़ें लिखी ना हो कि कौन सा किसका काम है, तो ये दोनों सरकारें आपस में ऐसे ही लड़ती रहेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें, उनकी सारी पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सच चेंज रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कोई भी सरकार, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दे रखी थी स्टेट गवर्नमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा यार ये हटाओ, इनको कोई ज़रूरत नहीं है, इनकी पावर को छीन लो, तो ऐसा वो नहीं कर सकते। अगर उन्हें कोई चेंज लाना है तो दोनों को मिलकर लाना होगा। यूनिलैटरली का मतलब ही क्या है? अकेले चेंज नहीं ला सकते। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ मिलकर अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तीसरी चीज, मान लीजिए इनके सब कुछ होने के बाद भी इनके बीच में झगड़ा हो गया, तो इनका झगड़ा कौन सॉल्व करेगा? कोर्ट्स एंड जुडिशरी। तो यहाँ पर आती है कोर्ट एंड जुडिशरी। दे हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। द हाईएस्ट कोर्ट्स एक्ट एज एन एम्पायर। जैसे क्रिकेट मैच में 2 टीम के बीच में एम्पायर होता है ना, वैसे ही कोर्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अगर उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो उसको सॉल्व करता है।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, अब इनके जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होते हैं वो बटे होते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट है और जो पूरी तरीके से मनी के लिए बार बार उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ रहा है, तो क्या वो अपने इंडिपेंडेंट फैसले। नेक्स्ट फीचर है हमारा सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट और क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मतलब अगर लोगों के फाइनेंशियल सोर्सेज अगर फिक्स नहीं हैं या उनके एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो वो इंडिपेंडेंट तो नहीं हुए ना। मान लीजिए अगर स्टेट गवर्नमेंट को बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ रहा है पैसे के लिए, तो वो अपने फैसले खुद नहीं ले पाएंगे, वो हमेशा दबाव में रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए उनके पास अपने सोर्सेज हैं ताकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, और इससे वो उनकी इंडिपेंडेंस ज़्यादा अच्छी रहती है, उनकी ऑटोनॉमी सी रहती है। अगला देखते हैं जो लास्ट है इसका, द फेडरल सिस्टम डज हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव। तो ये दो काम करता है। ठीक है, पिछले जो चैप्टर था हमारा पावर शेयरिंग, उससे उसके एक्सपीरियंस से हमने समझा, बेल्जियम के एक्सपीरियंस से, कि जो उन्होंने कंट्री को दो स्टेट में डिवाइड किया और एक कैपिटल में, उससे उनको फ़ायदा क्या हुआ। उससे ही अगर हम समझें, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, इससे क्या हुआ कि देश की यूनिटी बनी रही, वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और साथ ही साथ उस देश की जो रीजनल डाइवर्सिटी है वो भी बनी रही। अब आते हैं हम लोग समझते हैं कि जो फेडरलिज्म के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में। तो फेडरलिज्म के दो तरीके होते हैं, दो तरीके से फेडरल कंट्रीज बनती हैं। एक होती है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और दूसरी होती है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ठीक है, तो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का सबसे अच्छा तरीका एग्जांपल हमारे पास यूएसए। जैसे उसमें होता क्या है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। मतलब अलग अलग स्टेट थे, अलग अलग राज्य थे, और उनको देखा यार हम लोग अगर एक साथ आ जाए तो हम ज़्यादा पावरफुल होंगे, इंस्टेड ऑफ अगर हम आपस अलग अलग रहें। तो अगर हम अलग अलग रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे और कोई और पावर भी हमें हरा सकती है। तो इसलिए क्या उन्होंने एक साथ आ गए। इससे होता क्या है, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड स्ट्रॉन्ग एज द फेडरल गवर्नमेंट, यानी सभी पावरफुल भी रहते हैं, इक्वल भी रहते हैं और स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं। इससे इनको ये फायदा होता है। एग्जांपल इसका यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। यूएसए हमेशा याद रखना, यूएसए से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब आइए होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म पे। ये हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में भी, और इंडिया भी इसी का एक एग्जाम्पल है। इसमें होता है क्या, अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। इसमें क्या करते हैं कि एक लार्ज कंट्री, एक बड़ी कंट्री, वो अपनी पावर को डिवाइड कर देती है स्टेट्स के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में या नेशनल गवर्नमेंट के बीच में। ऐसा क्यों करती है? इससे करती है ताकि पावर बनी रहे और देश की यूनिटी बनी रहे। द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। अगर हम देखें इंडिया की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट कई मामलों में उसका अपर हैंड होता है, वो ज़्यादा पावरफुल होती है। स्टेट में हैव अनइक्वल पावर, और कई बार आपने देखा कुछ स्टेट के पास कुछ ज़्यादा हम लोग लिबर्टी देते हैं, कुछ स्टेट के पास हम कम लिबर्टी देते हैं। जैसे हम लोग देखें कि कुछ यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर उसके पास सारी पावर नहीं होती। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बार बार बेचारा एलजी उसके ऑर्डर्स को पलट देते हैं, है ना। तो डिफरेंस है, और इसके एग्जाम्पल है हमारे इंडिया, स्पेन और बेल्जियम इसके एग्जाम्पल है। तो बेटा ये जो मैंने आपको आज टॉपिक समझाया, इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना, और इसके क्वेश्चंस मैं आपको अभी थोड़ी देर में भेजता हूँ।